हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं गेट एक्सेल 2019 लाइफ साइंसेस बॉटनी पार्ट 2। हमारे पिछले लेक्चर में हमने 2019 के PYQs को उठाया था और वहां पे हमने पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि 1 से लेकर 10 तक के सारे सभी क्वेश्चंस बॉटनी के हमने सॉल्व किए थे और उसकी डिटेल एनालिसिस की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी का पार्ट 2 लेके आए हैं और बाकी जो बचे क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रुबिस्को कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट टू। क्वेश्चन देख के आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ का टॉपिक है ये। C3C4 साइकिल की बात कर रहा है। C3C4 साइकिल आपको पता है कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है C3C4 साइकिल? कहाँ पे आता है? फोटोसिंथेसिस, डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस में आता है। ओके, तो मीन्स क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा फोटोसिंथेसिस का और वहां पे दिया हुआ है रुबिस्को। रुबिस्को की जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली हमें दो जगह मिलती है, एक C2 में मिलता है और एक C3 में मिलता है। ओके, तो C3 साइकिल में हमें पता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बोला जा रहा है कि रुबिस्को कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट टू। मतलब ये कि एक बार आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, देन इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, बोला जा रहा है कि CO2 को RUBP राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट RUBP CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ना, क्या बनाता है। ओके, तो हमें यही बताना है। तो चलिए देखते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल 3-फॉस्फोग्लिसरेट, बिल्कुल सही। अगर आपने C3 साइकिल पढ़ी होगी तो आपको पता है कि जब RUBP रुबिस्को की प्रेजेंस में CO2 के साथ एक्ट करता है तो 3PGA बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, 3PGA। ओके, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कितने मोल बनते हैं? 2 मोल बनते हैं। एकदम सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होता है और जब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन अगर देखें तो या तो A सही हो सकता है या तो B सही हो सकता है। नाउ ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट चले गए, ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट चले गए, है ना। गेट में सबसे अच्छा पॉइंट यही होता है कि कोई आप एक ऑप्शन को श्योर कर लो, देन उसके बेसिस पे आप अदर ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करो। एलिमिनेशन मेथड अगर किसी को आता है तो बहुत ही आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये कुछ स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टेटमेंट है C2 साइकिल का। C2 साइकिल, ऐसे प्लांट जिनमें C2 साइकिल परफॉर्म होती है वहां पे रुबिस्को जो होता है, वहां पे रुबिस्को के थ्रू 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और सेकेंड मॉलिक्यूल क्या बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। तो ये स्टेटमेंट जो है C2 साइकिल का है, तो वहां से ये करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपका P और Q जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? P and Q, C ऑप्शन। नाउ ये तो बात होगी नॉलेज की कि अगर आपको आइडिया है कि C2 साइकिल में क्या बनता है तो उसके थ्रू आप बता दिए। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते, देखते हैं कि अगर ये हमें नहीं पता होता तो क्या हम एलिमिनेट नहीं कर पाते? बिल्कुल कर पाते। चलिए देखते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5-फॉस्फेट। तो राइबोलोज 5-फॉस्फेट की सिंथेसिस होती जरूर है लेकिन वहां पे 1 मॉलिक्यूल नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे रुबिस्को तो उसको कैटालाइज नहीं करता, रुबिस्को कैटालाइज नहीं करता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। रीजनरेशन फेज में राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बनता है एंड देन फाइनली राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनते हैं, लेकिन ये रुबिस्को के थ्रू तो कैटालाइज नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज 5-फॉस्फेट, नहीं ये भी नहीं हो सकता। राइबोज 5-फॉस्फेट का तो कहीं जिक्र ही नहीं होता है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए
एक बार बेसिक समझ लेते हैं C3 साइकिल के बारे में। ओके, C3 साइकिल के मेन स्टेप कौन कौन से हैं? तो C3 साइकिल के मेन स्टेप अगर आप देखें तो ये बेसिकली 3 फेज में होता है। सबसे पहला होता है कार्बन फिक्सेशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। ओके, फिक्स करके उसे रिड्यूस किया जाता है, यानी कि सेकेंड फेज क्या हो जाएगा? पहला फेज हो जाएगा कार्बन फिक्सेशन, सेकेंड फेज क्या हो जाएगा? रिडक्शन, और थर्ड फेज क्या हो जाएगा? रीजनरेशन ऑफ RUBP, रीजनरेशन ऑफ RUBP। नाउ इस टर्म को समझते हैं थोड़ा अच्छे से, क्या मतलब है रीजनरेशन ऑफ RUBP का। अभी हम यहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये शुरू चूंकि इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ पे हम जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हैं। इसके बाद हम इसे और डिटेल इसी पार्ट में और डिटेल एनालिसिस करेंगे और C3 साइकिल को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो हमें पहले देखना है कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, मेजर स्टेप। तो हमने देखा कि मेजर 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो हमें फिक्स करना है, कार्बन का फिक्सेशन होगा, देन उसके बाद रिडक्शन स्टेप आएगी। ओके, देन उसके बाद क्या आ जाएगा? रीजनरेशन आ जाएगा, रीजनरेशन ऑफ RUBP। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि रीजनरेशन को हम जरा अच्छे से समझते हैं कि रीजनरेशन का मतलब क्या है। ओके, रीजनरेशन ऑफ RUBP का मतलब क्या है। तो अगर आप इस साइकिल को शुरुआत से देखें तो आपको समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे RUBP है। मॉलिक्यूल्स के नंबर को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, अभी मॉलिक्यूल्स के नंबर को नहीं काउंट कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? बेसिक आइडिया ले रहे हैं। ओके, तो इस बात को आप याद रखिए। तो RUBP है, CO2 के साथ रिएक्ट किया, ये RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट CO2 के साथ रिएक्ट किया। ओके, रुबिस्को की प्रेजेंस में, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया। क्लियर है? नाउ यही वाला हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी था। ओके, 2 मॉलिक्यूल बने हैं। कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो CO2 जो है इस पे 1 कार्बन होते हैं, CO2 में 1 कार्बन है। RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। ओके, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 1 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि हो ना हो बिल्कुल, जब यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे 5 कार्बन मिलके बन रहे 6 कार्बन बनाएंगे, लेकिन बन यहाँ पे 3 ही कार्बन के मॉलिक्यूल है। तो मतलब कितने? 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बने होंगे? 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बने होंगे? 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। क्लियर है? यहाँ पे 3 कार्बन का कितना मॉलिक्यूल बना? 2 मॉलिक्यूल बना। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। कार्बन को हम फिक्स कर रहे हैं, तो कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या है। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन तो होगा, बेसिकली हम यहाँ पे 3 ही स्टेप मेजर काउंट करते हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ RUBP। बट उससे पहले भी और भी कई सारे इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 PGA है ना। 3 PGA का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है, 6 ATP का यूटिलाइजेशन। अभी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट नहीं करेंगे, अभी हम बेसिकली सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है। ओके, तो ATP मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसके थ्रू ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो था ये अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या मतलब है? पहले केवल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब केवल तीसरे नंबर के कार्बन पे केवल 1 फॉस्फेट था। अब क्या हो गया? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब कि 1 नंबर के कार्बन पे प्लस 3 नंबर के कार्बन पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 2 जगह पे फॉस्फेट लग गया। ठीक है, तो बात सिंपल सी ये समझने वाली है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई कि ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस यहाँ पे लिखी गई है। देन रिडक्शन फेज में क्या होता है? रिडक्शन फेज की बात करते हैं। ओके, रिडक्शन फेज की बात करते हैं। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना है, ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन में हमें हाइड्रोजन डोनर की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर का काम कौन करेगा? NADPH का काम करेगा। कौन करेगा? NADPH। चूंकि यहाँ पे
तो NADPH काम करेगा, तो NADPH से हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया जाएगा और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसमें? 3GP या PgAl, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ओके, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल सकते हैं, या तो PgAl बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ओके, या तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जैसा कि मैं बोलता हूँ। ओके, तो एसिड से अब ये एल्डिहाइड बन गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। नाउ इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कुछ मॉलिक्यूल जो होगा वो ग्लूकोज बनाने में लग जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे ग्लूकोज बनाने में लग जाएंगे, और बाकी जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या? RUBP का रीजनरेशन करने में लग जाएंगे, RUBP का रीजनरेशन करने में लग जाएंगे। और RUBP का रीजनरेशन जब करेंगे तो यहाँ पे ATP डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, तो ATP का यूटिलाइजेशन होता है और ATP जो होता है वो ADP प्लस PI में कन्वर्ट हो जाता है, ADP प्लस PI में कन्वर्ट होता है। ये बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें क्लियर हो गई कि 3 स्टेप कौन कौन से हुए थे? कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। और मैंने ये भी बताया कि रिडक्शन से पहले फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है, जहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था। क्लियर? अब नेक्स्ट साइकिल में देखते हैं, इसकी और डिटेल एनालिसिस करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको हर एक चीज विद एंजाइम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ओके, तो अब यहाँ पे हम एनर्जेटिक्स के साथ साथ आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये रुबिस्को की बात हो रही है। राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट। ओके ओके फाइन, यहाँ से देखिए, यस यस यस, यहाँ से। नाउ हमने क्या बोला था? RUBP, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। फर्स्ट स्टेप कार्बन फिक्सेशन, ये फिक्सेशन हो गया, बनाया। नाउ यही 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोराइलेशन है ना। और साफ बात है कि यहाँ पे कोई काइनेज ही होगा, इसलिए यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नाउ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और एंजाइम कौन सा लगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। जहाँ पे NADPH का यूज, जहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रही है वहाँ पे डिहाइड्रोजनेज तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन डोनर के तौर पे NADPH का ये NADP में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नाउ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अगर आपको ये प्रोसेस याद आ रही हो तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ग्लाइकोलिसिस में पाया जाता है, ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है, जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ से ये कन्वर्जन होता है ग्लाइकोलिसिस में, है ना। प्रिपरेटरी फेज जब आती है तो प्रिपरेटरी फेज का लास्ट स्टेप जो होता है वहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनते हैं एल्डोलेज की प्रेजेंस में। ओके, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस में। ओके, ये दोनों रिएक्शंस होती हैं। तो नाउ अब यही ग्लाइकोलिसिस का उल्टा चलेगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ओके, देन 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ऐसे करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस याद होगी तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से वापस से ग्लूकोज की बायोसिंथेसिस हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे रिएक्शन में यहीं तक में ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। ओके, हमारा मेन C3 साइकिल का मेन एम क्या है? C3 साइकिल या C2 साइकिल का मेन एम क्या है? ग्लूकोज को बनाना, और ग्लूकोज तो यहाँ पे ही बन जाता है, लेकिन तब भी ये साइकिल को आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि एक ही बार तो ये रिएक्शन रिपीट नहीं करनी, हमें यही रिएक्शन बार बार रिपीट करनी है।
आपने एक बार RUBP को जो था उसको यूज कर लिया और उससे ग्लूकोज बना दिया, बट फर्दर जब CO2 आएगा, ये CO2 एटमॉस्फेयर से आ रहा है, तो उसको वापस उसको RUBP कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए हमें RUBP को रीजनरेट करना पड़ता है। ओके, उसके लिए RUBP को रीजनरेट करना पड़ता है। तो उस RUBP का रीजनरेशन जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ही होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और राइबोलोज 5 फॉस्फेट में यहाँ पे ATP की यूटिलाइजेशन की वजह से राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में वापस से कन्वर्जन हो जाता है, और यहाँ पे एंजाइम जो है वो कौन सा लगता है? फॉस्फोराइबोलोकाइनेज। क्लियर की प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शन हो रही है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक ओवरव्यू पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ एक चीज यहाँ पे और बचती है जिसे हमें समझना पड़ेगा। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और चीज जो हमारे पास बची हुई है हमें उसे समझना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हमारा ये पूरा का पूरा साइकिल क्लियर हो पाएगा। एनर्जेटिक्स की बातें अभी हमने नहीं की, ठीक है। अब एनर्जेटिक्स की बात कर रहे हैं, जो 12, ठीक है। ये सब कैसे है, ये 6 और ये सब क्या है, ये सब कैसे है, तो उसको देखते हैं। ठीक, चलिए। अभी तक हमने सभी एक के बारे में बात की थी। ओके, अभी तक हमने, अगर आप इस 6 को कंसीडर ना करें, यहाँ पे जो 6 है इसको कंसीडर ना करें, तो अभी तक हमने जो भी साइकिल पढ़ी वो एक के रिस्पेक्ट में पढ़ी। ओके, तो एक के रिस्पेक्ट में पढ़ी। तो यहाँ पे आपको एक बात बतानी थी कि जब ये CO2 और RUBP रिएक्ट कर रहे हैं तो हमने देखा कि 2 मोल बन रहे थे, 2 मोल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था। ओके, 2 मोल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहे थे, 2 मोल 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहे थे, 2 मोल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा था, और इसी 2 मोल ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1 मोल ग्लूकोज बना दे रहा था, 1 मोल ग्लूकोज बना दे रहा था। ओके, एक कार्बन जो है उसमें से ग्लूकोज को बनाने में चला जा रहा था, एक कार्बन, सॉरी मोल नहीं, एक कार्बन ग्लूकोज को बनाने में चला जा रहा था, और बाकी जो 5 कार्बन है वो किस में चले जा रहे थे? वो किस में चले जा रहे थे? RUBP की सिंथेसिस में चले जा रहे थे। फिर से समझिएगा क्या बोल रहा हूं। एक कार्बन डाइऑक्साइड आया, एक RUBP के साथ रिएक्ट करेगा, तो टोटल कितने? 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ओके, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, लेकिन मतलब कि टोटल 6 कार्बन हुए, तो 2 × 3C कंपाउंड, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब यही क्या होगा, यहाँ पे भी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है, बस केवल फॉस्फेट चेंज हुआ है, बाकी सब तो सेम ही है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। नाउ अब यहाँ पे देखो तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पे भी 3 कार्बन का ही है, और कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। ओके, तो टोटल कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन अभी भी हैं, तो 6 कार्बन अभी भी हैं, तो 6 में से एक कार्बन जो है, एक कार्बन ग्लूकोज बनाने में आ जा रहा है, एक कार्बन क्या है? ग्लूकोज बनाने में आता है, और बाकी के जो 5 कार्बन बच जा रहे हैं, बाकी के जो 5 कार्बन बच रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं? RUBP की सिंथेसिस में जा रहे हैं, और हमें पता है कि RUBP जो होता है वो 5 कार्बन होता है, RUBP 5 कार्बन होता है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि जब एक बार ये पूरी की पूरी केल्विन साइकिल चल रही है, तो यहाँ पे 1/6 ग्लूकोज का फिक्सेशन हो रहा है, ग्लूकोज के 1/6 पार्ट का सिंथेसिस हो रहा है। क्लियर हुई कि नहीं ये बात, कि एक बार पूरी केल्विन साइकिल चलती है तो कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? ग्लूकोज का 1/6 मोल बनता है ना। तो अगर हमें पूरा का पूरा ग्लूकोज बनाना है, देखिए फिर से देखिए एक बहुत इजी बात, C6H12O6 ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो जब एक बार पूरी साइकिल चल रही है तो कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? ग्लूकोज का 1/6 भाग बन रहा है, केवल एक ही कार्बन तो आ रहा है। तो अगर आपको पूरा ग्लूकोज बनाना है तो 6 बार इसी साइकिल को रिएक्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने क्या किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसीलिए हमने क्या किया है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 6 CO2 हो गए। तो जब 6 CO2 थे, तो जब 6, अब 6 के साथ क्या, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चूंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे फॉस्फोग्लिसरेट के, तो इसलिए यहाँ से 6 × 2, 6 दूनी 12 हो गए। ओके, यहाँ पे भी 2 थे, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 12 हो गए। ओके, प्लस यहाँ पे भी वही हाल था। ओके, तो यहाँ पे भी 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नाउ यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही हुआ है
कि हर एक पर मॉलिक्यूल पे क्या एक एटीपी लगता था, तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है, 6 राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, तो इसलिए 6 एटीपी लग गया। तो टोटल एटीपी अगर आप देखेंगे, टोटल एटीपी आप देखें तो 12 एटीपी यहाँ पे थी और 6 एटीपी कहाँ पे लग गई, रीजनरेशन में लग गई। तो 6 एटीपी यहाँ पे लगी, तो 12 + 6 यानी कितने हो गए, 18 एटीपी हो गए। कितने एटीपी हो गए, टोटल 18 एटीपी हो गए। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 एटीपी की जरूरत पड़ती है और 12 NADPH की जरूरत पड़ती है और 12 NADPH की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये C3 साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले पार्ट पे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन इन द ग्रुप फर्स्ट एंड द ग्रुप सेकेंड। ओके, तो मैच द फॉलोइंग है। यूबिक्यूटिन, यूबिक्यूटिन अगर आपको पता होगा, यूबिक्यूटिन एक मॉलिक्यूल होता है और जिसके ऊपर ये मॉलिक्यूल लग जाता है तो उसको डिग्रेड होने से कोई नहीं बचा सकता। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूबिक्यूटिन का बहुत ही बड़ा रोल है कि जिस प्रोटीन के ऊपर है, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर यूबिक्यूटिन टैग लग जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को डिग्रेड होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो बेसिकली यूबिक्यूटिन जो होते हैं प्रोटीन के डिग्रेडेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कोई डिग्रेडेशन का काम हो रहा है क्या। सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम, रिप्रेसर इन द जिब्रेलिन सिग्नलिंग, मेडिएटर ऑफ द प्रोटीन डिग्रेडेशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ द पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने जैसा बोला कि यूबिक्यूटिन जिसके ऊपर लग जाए उसका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन फिक्स है। तो साफ बात है कि ये फर्स्ट का 3 हो जाएगा। ओके, नाउ डेला प्रोटीन जो होता है ये भी मोस्ट कॉमन है, बहुत ही फेमस है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। डेला और यूबिक्यूटिन, डेला और यूबिक्यूटिन के बारे में सभी को पता होना चाहिए। डेला प्रोटीन जो होता है वो इनिबिटर होता है PIF का। डेला प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली इनिबिटर होते हैं PIF के। ओके, वो सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर ओके जो कि GA की सिग्नलिंग को इंड्यूस करते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो GA की सिग्नलिंग को इंड्यूस करते हैं, मतलब GA मेडिएटेड रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, उनको रोकने का काम डेला करता है। उनको रोकने का काम कौन करता है? डेला करता है। मतलब अगर डेला प्रेजेंट है, एक बार फिर से मैं इसे बना दूं। ओके, सपोज यहाँ पे ये डेला है। ओके, डेला है तो ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को इनिबिट करेगा। GA की सिग्नलिंग में इनिबिटर का काम करता है, GA की सिग्नलिंग में। तो जब ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इनिबिट रहेगा तो GA रिस्पॉन्स क्या हो जाएंगे, GA के रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे, जिब्रेलिक एसिड के रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे। ओके, डेला की प्रेजेंस में डेला जो होते हैं मेन ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को इनिबिट करके रखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं रिप्रेसर इन द GA सिग्नलिंग। तो डेला जो हो जाएगा ये 2 पे चला जाएगा, यूबिक्यूटिन जो हो जाएगा ये 3 पे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या। S का दूसरा 2 जगह पे है, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन गलत हो गए। P का क्या है, तीसरा। P का तीसरा अगर देखेंगे तो केवल एक जगह मिल रहा है, तो ये ऑप्शन है जो हो गया हमारा वो करेक्ट हो गया। नाउ और भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता अगले किसी क्वेश्चन में 2 मार्क्स में इसे पूछ लिया जाए। तो एक्सटेंसिन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन से। अगर एक्सटेंसिन वर्ड को पकड़े तो एक्सटेंशन। तो सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम, जब सेल वॉल किसी प्लांट की, सपोज ये सेल है, इसके बाहर का अगर ये सेल वॉल है, अगर आप इसको हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ होगी। प्लांट की ग्रोथ, सेल क्या हो जाएगी और बड़ी होगी। तो सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम। ओके, ये ऑक्सिन मेडिएटेड रिस्पॉन्स है बेसिकली। ओके, सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम जो होते हैं वो एक्सटेंसिन, ये ऑक्सिन का रिस्पॉन्स देते हैं। जब ऑक्सिन से किसी सेल को ट्रीट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक्सटेंसिन जो होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनका एक्टिवेशन होता है जो कि सेल वॉल लूज करते हैं और फाइनली सेल की ग्रोथ होती है। इस वे में हम बोलते हैं कि क्या हो गया, ऑक्सिन जो होता है सेल इलोंगेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ फाइटोट्रोपिन बाय डिफॉल्ट हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन के पोलर ट्रांसपोर्ट के लिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह काम करता है। ओके, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है कि
फाइटोट्रोपिन जो होता है वो इनिबिटर होता है। कौन सा इनिबिटर होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक। और इसी के साथ साथ ऑक्सिन के कुछ और इनिबिटर होते हैं, फॉर एग्जांपल टाइबा। ऑक्सिन के 2 इनिबिटर, हमने बहुत सारे इनिबिटर हालांकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। NAA एक होता है टाइबा, दूसरा होता है NAA नैप्थेथैल्मिक एसिड। ओके, नैप्थेथैल्मिक एसिड। और टाइबा जो होता है 2,4 ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड। ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड, टाइबा का मतलब क्या है? ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड। और NAA क्या है? नैप्थेलेनिक एसिड। तो इसको बेसिकली मैं ताइबान से याद करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ? ताइबान से याद करता हूँ। ताइबान आपको पता है टेररिस्ट की एक ग्रुप है, उसके थ्रू मैंने इसे कोड में कन्वर्ट कर लिया है, ताइबान। ओके, क्या मैंने कन्वर्ट किया? ताइबान। तो ऑक्सिन को रोकने के लिए ताइबान आता है, ठीक। ताइबानी लोग जो होते हैं वो ऑक्सिन को रोक देते हैं, ऑक्सिन के सिग्नलिंग को रोकते हैं। क्लियर? नाउ इसी प्रश्न के साथ एसोसिएटेड है हमारा डेला प्रोटीन, जो हमने बोला यहाँ पे यूबिक्यूटिन मेडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो चलिए इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि किस तरह से प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है। तो यूबिक्यूटिनेशन जो होता है, एक टर्म है हमारे पास यूबिक्यूटिनेशन। ओके, क्या बोल रहे हैं हम? यूबिक्यूटिनेशन जो होते हैं वो प्रोटीन डिग्रेडेशन करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर देते हैं। प्रोटीन को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। क्लियर? प्रोटीन डिग्रेडेड। ना होता कैसे? 3 मेन एंजाइम होते हैं यहाँ पे, E1, E2 और E3, ठीक। E1, E2 और E3। तो सबसे पहले E1 जो होता है वो एक्टिवेटर होता है। E1 इज द एक्टिवेटिंग, E2 जो होता है वो ट्रांसफर एंजाइम होता है, और E3 जो होता है वो मेन एंजाइम होता है। तो सबसे पहले यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल को विद द हेल्प ऑफ ATP हाइड्रोलिसिस, 2 ATP, देखिए यहाँ पे ATP से AMP बना है, ADP नहीं बना, AMP, यानी कि यहाँ पे कितने ATP यूटिलाइज हुए? 2 ATP। 2 ATP का यूटिलाइजेशन होके यहाँ पे E1 के ऊपर यूबिक्यूटिन को टैग कर दिया जाता है, यूबिक्यूटिन को ऐड कर दिया जाता है। ओके, ना E1 एंजाइम यूबिक्यूटिन के ऐड होने के बाद ये यूबिक्यूटिन जो होता है E1 E2 को ट्रांसफर किया। तो इस E1 ने यूबिक्यूटिन कहाँ पे ट्रांसफर किया? E2 को ट्रांसफर किया। अब यही E2 क्या करेगा? E3 के ऊपर ट्रांसफर कर देगा यूबिक्यूटिन को। नाउ ये E3 यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल जो होगा, जो हमारा टारगेट प्रोटीन है, सपोज कोई सेल है, सपोज ये एक सेल है। ओके, ये एक सेल है, इसके अंदर कोई ये प्रोटीन, इसके अंदर ये कोई प्रोटीन बनी जो कि वेस्टफुल है। इसकी सपोज इसकी फोल्डिंग सही से नहीं हुई है, इसकी फोल्डिंग सही से नहीं हुई है। ओके, प्रोटीन फोल्डिंग की प्रोसेस आप सभी को पता है। जब तक कि प्रोटीन अपने टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ना आ जाए तब तक वो क्या होता? फंक्शनल नहीं होता। बेसिकली जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सभी टर्सरी और क्वाटरनरी फॉर्म में ही फंक्शनल होते हैं। तो सपोज इसकी मिस फोल्डिंग हो गई है और ये प्रोटीन जो कुछ फोल्ड नहीं कर पाया सही से, ठीक, मिस फोल्डेड स्ट्रक्चर है। तो अब इसको सेल के पास एक ही ऑप्शन है कि इसे डिग्रेड कर दिया जाए, या तो इसे रिपेयर करके वापस से सही फोल्डिंग कराई जाए, या तो इसे डिग्रेड कर दिया जाए। तो उसके लिए टारगेट प्रोटीन के ऊपर दोनों काम, या तो रिपेयर करना हो या तो डिग्रेड करना हो। ओके, सही फोल्डिंग करनी हो या तो फिर इसे डिग्रेड करना हो। तो इसके लिए इसके ऊपर यूबिक्यूटिन टैग लगा दिया जाता है। तो सपोज यही हमारा प्रोटीन है, ये प्रोटीन हमारा यही वाला प्रोटीन है। ओके, तो इसके ऊपर क्या किया गया? यूबिक्यूटिन टैग लगा दिया गया। यूबिक्यूटिन एक ऐसा टैग है जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है, पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो सेल में, उसको यूबिक्यूटिन 26S प्रोटियासोमल मैकेनिज्म में जाना है। इस पूरे के पूरे जो हम प्रोटीन डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है उसको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन मैकेनिज्म। इसमें यही वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे प्रोटीन को रिपेयर या डिग्रेड किया जाता है। ओके, तो टारगेट प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसके पास यूबिक्यूटिन लग गए, उसको 26S प्रोटियासोमल मैकेनिज्म में कॉम्प्लेक्स में डाला जाएगा और उसके थ्रू टारगेट मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाएगा? देखें, ये पूरा का पूरा एक टारगेट मॉलिक्यूल था, इंटैक्ट था, और यहाँ पे इसको फ्रेगमेंटाइज कर दिया गया, है ना, इसको डिग्रेड कर दिया गया, और फाइनली यूबिक्यूटिन रिलीज हो गए। क्लियर? तो इस तरह से ये प्रोटीन डिग्रेडेशन की मैकेनिज्म चलती है किसी सेल में। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ध्यान से देखें,
प्लांट स्पीसीज दी गई है, फैमिली दी गई है और प्लांट प्रोडक्ट दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोटिस की है कि कोई भी पेपर गेट का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें प्लांट रिसोर्सेस ऑफ फैमिली और उसके प्रोडक्ट से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। लगभग जितने भी पेपर बनते हैं या तो गेट के बॉटनी के जो पेपर हैं उसमें एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, टेक्सोनॉमी का जो पोर्शन है, ओके, टेक्सोनॉमी या प्लांट का पोर्शन, या तो वो टेक्सोनॉमी हो या तो वो प्लांट रिसोर्सेस यानी कि इकोनॉमिक बॉटनी, प्लांट रिसोर्सेस आप बोल लो या तो फिर इकोनॉमिक बॉटनी बोल लो। ओके, इकोनॉमिक बॉटनी मतलब क्या, इकोनॉमिकल जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलते हैं किसी प्लांट से। इन दोनों का मैच द फॉलोइंग में एक या दो क्वेश्चन हर बार रहता ही रहता है। और एक क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन आता है वो डिजीज से, डिजीज या तो वो फंगल डिजीज पूछेगा या तो बैक्टीरियल डिजीज पूछेगा, या तो फंगल डिजीज पूछेगा या तो बैक्टीरियल। तो ये 3 पॉइंट हैं, आपको क्लियर होने ही चाहिए और रटे ही होने चाहिए। करना कुछ नहीं है, आप रोज एक लिस्ट बना के आप देखते रहेंगे तो आपको एग्जाम तक याद हो जाएगा। ओके, और या तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको सभी चीजों की जानकारी न होते हुए भी आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो जैसे कि मुझे क्या, अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए कैनेबिस सटाइवा, कैनेबिस सटाइवा अगर आप ध्यान से देखें तो फैमिली में देखेंगे तो कैनेबेसी एक ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हो ना हो डेफिनेटली इसी का होना चाहिए। कैनेबिस कैना प्लांट से क्लियर हो गया। ओके, नाउ क्रॉकस ऑलिटोरियस हो सकता है हमें ना पता हो, किसी को पता हो किसी को नहीं, ठीक। ऑसिमम देख लेते हैं, ऑसिमम सेंटम, ओके, ऑसिमम सेंटेकम। ओके, तो एक बात मैं ऑसिमम के बारे में बताना चाहता हूँ। जितनी भी फैमिली, ऑसिमम बेसिकली हम तुलसी को बोलते हैं, और तुलसी जो होता है वो लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, तुलसी जो होता है वो लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस प्लांट की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, या इस फैमिली की एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ फैमिली के प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स को टच करोगे तो उसमें से बहुत ही स्पेशल फ्रेग्रेंस आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी तुलसी टच किया और तुलसी को आप थोड़ा स्क्रब कर लीजिए और थोड़ा स्मेल कीजिए, आपको एक बहुत ही स्ट्रांग स्मेल आएगी। तो ऐसे जितने भी प्लांट जिसको टच करने के बाद बहुत ही स्ट्रांग क्या बोलते हैं, स्मेल आती है, तो बेसिकली किससे, लैमिनेसी से बिलोंग करते हैं। ये प्लांट का, फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो तुलसी, तो इतनी जानकारी मेरे लिए काफी थी, मुझे ये मिल गया। चलिए अच्छा, अब चेक करते हैं कि क्या इस दो जानकारी के ऊपर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पी का सेकेंड आप देखेंगे तो बहुत ही इजीली हमारा ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर, पी का सेकेंड। नाउ आर का पहला इधर भी है और इसमें तो नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी ऑप्शन निकल गया, ये ऑप्शन भी निकल गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमें सभी जानकारी नहीं थी, बावजूद इसके हमने इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया। हालांकि लेकिन ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार, थोड़ा आपको याद रहेगा। पी का दूसरा और इसका वो चौथा। ओके, पी का दूसरा एंड देन चौथा। ओके, लेमिएसी। तो लेमिएसी जो होता है, मारिजुआना फ्रॉम लीव्स, लीव्स से हमें क्या मिलता है, इसके मारिजुआना मिलता है। ओके, लीव्स से हमें क्या मिलता है, मारिजुआना मिलता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्यू का क्या दिया है, चौथा दिया है, क्रॉकस ऑलिटेरियस। क्रॉकस ऑलिटेरियस जो होता है वो U4BAC से बिलोंग करता है, सॉरी टीलिएसी से बिलोंग करता है, टीलिएसी से बिलोंग करता है। ओके, और इससे हमें फाइबर मिलते हैं, स्टेम से क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। आर का पहला लेमिएसी, ऑसिमम जो होता है वो लेमिएसी से बिलोंग करता है, और यूजिनॉल मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी कि ऑसिमम, लेमिनेसी, यूजिनॉल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, देन एस का तीसरा रिकनस कम्युनिस, U4BAC फैमिली से है। ओके, और ऑयल मिलते हैं, बेसिकली आपको पता होगा जिसको हम कॉमनली रेडी बोलते हैं,
हिंदी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में, और रिकीनेस से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं साइब्रिड्स। साइब्रिड्स का जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर से फ्रेम किया गया, प्लांट टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए देखते हैं क्या पूछा है। साइब्रिड्स में अराइज थ्रू फ्यूजन ऑफ अ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विथ अनदर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट ऑरिजिन, फ्यूजन बिटवीन अ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड द प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग द वाइएबल न्यूक्लियस, एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम द हेटेरोकैरियन formed from the two protoplasts of the different origin, fusion of a normal cell with another nucleated cells. Okay, तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। साइब्रिड जो वर्ड है हमारा, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो साइब्रिड, साइब्रिड यानी साइटोप्लाज्म, साइब्रिड यानी होता है साइटोप्लाज्म प्लस हाइब्रिड, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। साइब्रिड का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। ओके, तो मतलब एक बात क्लियर होगी कि इसमें साइटोप्लाज्म दो अलग अलग सेल्स के होंगे, दो अलग अलग सेल्स के होंगे। ओके, एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, दो अलग अलग सेल्स, ऐसे सेल जो कि एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हो, दो डिफरेंट स्पीसीज की। सपोज ये स्पीसीज 1 है कोई, ये स्पीसीज 2 है, दो अलग अलग स्पीसीज है, उसके हमने साइटोप्लाज्म मिक्स कर दिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइब्रिडाइजेशन। ओके, तो दो अलग अलग सेल के साइटोप्लाज्म तो होंगे ही, और केवल एक का न्यूक्लियस होगा, केवल एक का न्यूक्लियस होगा। तो चलिए देखते हैं कहीं ऐसा ऑप्शन है क्या, फ्यूजन ऑफ अ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विथ अनदर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट ऑरिजिन। ये हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल यही हम बोल ही रहे हैं। फ्यूजन ऑफ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विथ अनदर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट ऑरिजिन, दो अलग अलग ऑरिजिन से हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूजन बिटवीन अ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड द प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग द वाइएबल न्यूक्लियस। हो सकता है, ये भी सही है, क्योंकि भाई जब तक वाइएबल न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना, और जब तक उसमें प्रोटोप्लास्ट कंटेन नहीं होगा, तब तक हम कैसे फ्यूजन करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एलिमिनेशन ऑफ द वन ऑफ द न्यूक्लियर फ्रॉम द हेटेरोकैरियन फॉर्म फ्रॉम द टू प्रोटोप्लास्ट ऑफ द डिफरेंट ऑरिजिन। डेफिनेटली ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि आप दो न्यूक्लियस तो फ्यूजन कराते हैं, लेकिन बाद में एक जो न्यूक्लियस होता है उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं। तो साइब्रिड जो होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म जो होंगे वो दोनों के होंगे, दो डिफरेंट स्पीसीज के साइटोप्लाज्म होंगे, और केवल एक ही का न्यूक्लियस होगा। ओके, केवल एक ही का न्यूक्लियस होगा। इस प्रोसेस को हम साइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। नाउ साइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ी और डिटेल एनालिसिस हम कर लेते हैं। क्या पता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में जो आने वाले गेट है उसमें कुछ इससे क्वेश्चन फ्रेम कर जाए। ओके, तो साइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू फाइलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्पीसीज। ओके, दो अलग अलग फाइलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्पीसीज होते हैं, उससे साइब्रिड्स को बनाया जाता है, जैसा कि अभी कहा। और साइब्रिड्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट आप बोल लीजिए, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से बनता है। नाउ रीजनरेशन फ्रॉम द फाइलोजेनेटिक डिस्टिंक्ट स्पीसीज विल हैव द प्लास्टोम फ्रॉम बोथ पेरेंटल स्पीसीज बट द फंक्शनल जीनोम ऑफ ओनली वन स्पीसीज थ्रू द क्रोमोसोमल एलिमिनेशन। जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि एलिमिनेशन ऑफ द वन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम द हेटेरोकैरियन, मतलब क्या है यहाँ पे कि एक स्पीसीज से दो, बोथ पेरेंटल में से एक पेरेंटल से क्या होगा, आप न्यूक्लियस को निकाल दे रहे हो, न्यूक्लियस को क्या कर दे रहे हो, एलिमिनेट कर दे रहे हो। क्लियर, न्यूक्लियस को क्या कर दे रहे हो, एलिमिनेट कर दे रहे हो। तो साइब्रिड एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म दोनों के होंगे, टू साइटोप्लाज्म प्लस वन न्यूक्लियस, टू साइटोप्लाज्म प्लस वन न्यूक्लियस। ओके, वन न्यूक्लियस। क्लियर। नाउ अब ये जो एक्स्ट्रा सेल बेसिकली इससे होगा क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स जो होते हैं, ऐसे जीन्स जो कि साइटोप्लाज्मिक हो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर के जीन्स जो होते हैं, विच कंट्रोल एग्नोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्रेट में भी बिकम इम्पॉर्टेंट, है ना। तो मतलब अगर मान लीजिए ये एक सेल है, ओके, ये एक न्यूक्लियस है, ओके, तो कुछ जीन्स ऐसे भी होंगे जो एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे, आउट ऑफ न्यूक्लियस होंगे। तो ऐसे जीन्स जो कि एग्रोनॉमिक ट्रेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और साइब्रिड्स के बारे में क्या जानना चाहिए। साइब्रिड्स जो होते हैं वो टू डिफरेंट पेरेंटल जीनोम से बने होते हैं दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ओके,
तो इस लाइन से मतलब आपको क्या समझ में आता है कि ऐसे दो पेरेंटल स्पीसीज जो डिफरेंट हो, आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ना कर पाए और सेक्सुअल रिप्रोड्यूस ना कर पाए, अस्टेराइल हो, तो ऐसे केसेस में हम उनके साइटोप्लाज्म लेके उनसे हम फ्यूजन करा सकते हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट्स में सेक्सुअल प्लांट बोलो या एनिमल बोलो, जो सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी की जो बैरियर थी, सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी का मतलब क्या, आपस में मेटिंग का ना परफॉर्म कर पाना, या मेटिंग परफॉर्म भी किया तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ना प्रोड्यूस होना, तो ऐसे केसेस में हम हाइब्रिड्स के थ्रू हम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, ठीक। यूज इन स्टडी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक जीन्स एंड देयर एक्टिविटी, ओके, इन प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ हाइब्रिड्स का मेन यूटिलाइजेशन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को स्टडी करने में होता है और प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में, ओके, टू ट्रांसफर द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, क्लियर, टू ट्रांसफर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, किसी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देना हो तो आप वो भी दे सकते हो, इसका एग्जांपल है टोबैको, और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी टोमेटो और टोबैको दोनों में पाया जाता है, ठीक। नाउ टू ट्रांसफर द हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, यानी सरसों के जो प्लांट है उसमें साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स का यूज करके वहां पे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस उसको बनाया गया है, ओके, यूज इन माइटोकॉन्ड्रियल रिसर्च, तो माइटोकॉन्ड्रियल रिसर्च में भी इसकी यूटिलिटी होती है। तो ये थे कुछ हाइब्रिड्स के एप्लीकेशंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। डिजीज से क्वेश्चन दिया गया, जैसा कि अभी हमने कहा था कि गेट का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें डिजीज से क्वेश्चन ना हो, इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन ना हो, जो आपको ये चीजें रटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक बॉटनी आपको डिजीज, इकोनॉमिक बॉटनी, फ्लावर फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला जो होते हैं, फ्लोरल फार्मूला हुआ ना, एंड्रोशियम 5, गैनोशियम 6, रेननकुलेसी में क्या होता है, क्रूसिफेरी में क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो इससे आपको बहुत ईजी रहेगा। खैर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पाउडरी मिल्ड्यू की बात कर रहा है, ओके, पाउडरी मिल्ड्यू। तो अगर आपको पता हो पाउडरी मिल्ड्यू, तो मिल्ड्यू डिजीज जो होता है वो एरिसिफी से होती है, श्योर है, आप याद कर लीजिए। मिल्ड्यू डिजीज जो होता है वो एरिसिफी से होती है, ओके, एरिसिफी से होती है। तो पी का थर्ड अगर आप देखेंगे तो केवल 2 ही जगह है। नाउ तो ये दोनों ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट चले गए, ये दोनों ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें कुछ मतलब भी नहीं है, ओके। नाउ पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है, पाउडरी मिल्ड्यू का पता है मतलब क्या है? अगर आपने कभी लीफ या कोई प्लांट की स्टेम देखे तो वहां पे पाउडर लाइक वाइट पाउडर लाइक ऐसे स्पॉट बन जाते हैं, है ना। अगर आप किसी प्लांट को देखें तो वहां पे वाइट पाउडर लाइक स्पॉट, मतलब पाउडर जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर पड़े रहेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, ओके। नाउ व्हाइट रस्ट जो होता है वो एल्बिगो कैंडिडा करता है, व्हाइट रस्ट डिजीज जो होता है वो एल्बिगो कैंडिडा करता है। सेम लाइक पाउडरी मिल्ड्यू, यहाँ पे भी व्हाइट रस्टिंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं, व्हाइट रस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है प्लांट के ऊपर। और एक और बात आपको पता होना चाहिए, एल्बिगो कैंडिडा सुनने में ये फंजाई लगता है, बट एग्जैक्टली ये फंजाई नहीं, ये एल्गी है। एल्बिगो कैंडिडा जो होता है वो एक एल्गी है, एक एल्गी फैमिली से बिलोंग करता है। कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि एल्बिगो कैंडिडा एक फंजाई है, लेकिन ये फंजाई नहीं है, ये एल्गी है, ओके। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बेसिस पे क्या हम निकाल सकते हैं, या तो फिर एक और हम चेक कर लेते हैं कि लेट ब्लाइट जो होता है, ये भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये फाइटोप्थोरा से होता है। ब्लाइट जो होते हैं वो फाइटोप्थोरा से होते हैं। फिक्स कर लीजिए, कुछ पॉइंट है, की पॉइंट है, उसको फिक्स कर लीजिए। ब्लाइट जो होते हैं वो फाइटोप्थोरा से होते हैं, ब्लाइट जो होते हैं वो फाइटोप्थोरा से होते हैं। मिल्ड्यू जो होता है वो एरिसिफी से होती है, मिल्ड्यू जो होगा वो एरिसिफी से होगी, ओके, मिल्ड्यू जो होगा वो एरिसिफी से होती है। रस्ट जो होगा वो एल्बिगो से होगा, रस्ट जो होगा वो एल्बिगो कैंडिडा से होगा। तो चलिए देखते हैं। क्यू का पहला यहाँ पे भी है। नाउ एस का दूसरा यहीं पे है, सिर्फ यहीं पे, देखिए एस का दूसरा सिर्फ यहीं पे, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया, ओके। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सी जो हो गया करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग दी गई है। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है,
बट समझ में आ जाएगा आपको। ओके, और नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा हम पढ़ भी तो रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा। फॉस्फोलाइपेज सी की बात कर रहा है, PLC। जिसने सेल सिग्नलिंग पढ़ी है उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बट चलिए एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ फॉस्फोलाइपेज सी का, देन हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जहाँ पे एक PIP2 मॉलिक्यूल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, PIP2 लिपिड मॉलिक्यूल है, PIP2। ओके, नाउ ये PIP2 को डिग्रेड करने का काम करता है PLC, फॉस्फोलाइपेज सी। इस PIP2 को डिग्रेड कर देगा IP3 और डैग में। किसमें? IP3 और डैग में। ओके, हम सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे। जितना पॉसिबल हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी डिटेल एनालिसिस हम नेक्स्ट पार्ट में फिर कभी करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना समझना है कि फॉस्फोलाइपेज सी एक मॉलिक्यूल होता है जो कि PIP2 को, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, लिपिड मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन करता है IP3 और डैग में। ओके, ये देखिए IP3 और डैग में डिग्रेड करता है। क्लियर? IP3 और डैग में डिग्रेड करता है, और यही IP3 जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, जिसको हम ER बोलते हैं ना, यहाँ से ये कैल्शियम का सिक्रेशन कराता है, कैल्शियम मॉलिक्यूल का सिक्रेशन कराता है। क्लियर? IP3 का मेन फंक्शन क्लियर हुआ, ये कैल्शियम का सिक्रेशन कराता है। और DAG डैग मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं। ओके, बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कराने का काम करते हैं। क्लियर? तो आई होप कि इतनी जानकारी काफी होगी। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि क्या जो हमने बताया अभी उसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ओके, हाँ, एक और बात आपको बता दूं, IP3 और डैग, IP3 एंड डैग मॉलिक्यूल जो होते हैं वो, इनका एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल है GPCR सिग्नलिंग में। जब कभी हम सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे तो GPCR में मैं आपको यहाँ पे फिर से बताऊंगा किस तरह से IP3 और डैग पाथवे का सिग्निफिकेंस आता है। IP3 और डैग सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और एक और बात, जब GPCR की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि GPCR एक सिग्नलिंग प्रोसेस है जहाँ पे सारे हार्मोन, लगभग 95% ऑल हार्मोन्स जो होते हैं वो GPCR मॉलिक्यूल के थ्रू फंक्शन करते हैं। और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ग्लाइकोलिसिस हो गया या तो क्रैब साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब मोस्ट ऑफ जितनी भी एक्टिविटी है, टेस्ट की एक्टिविटी, विजन की एक्टिविटी, ये सारी की सारी GPCR के थ्रू परफॉर्म होती है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। फॉस्फोलाइपेज सी, अभी हमने देखा फॉस्फोलाइपेज सी क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है PIP2 को IP3 और डैग में। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। हाइड्रोलाइजेस द फॉस्फोआइनोसिटोल बाइफॉस्फेट, बिल्कुल यही होता है। PIP2 जिसको शॉर्ट में लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल बाइफॉस्फेट, फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल बाइफॉस्फेट। तो P का तीसरा, चलिए P का तीसरा देखते हैं कहाँ कहाँ पे। P का तीसरा केवल 2 जगह है, या तो फर्स्ट या तो 3। नाउ आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3, जिसको हम यहाँ पे देखें, IP3 फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट, फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल बाइफॉस्फेट से IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डैग डाइएसाइल ग्लिसरॉल, डैग का फुल फॉर्म होता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्जन हो रहा है PIP2 का। PIP2 दो भाग में कन्वर्ट हो रही है, IP3 और डैग में, है ना। तो अब देखते हैं डैग मॉलिक्यूल, अभी हमने बताया कि डैग मॉलिक्यूल क्या करता है? रेगुलेट द आयन चैनल एक्टिविटी ऑफ द वेरियस एंजाइम, बिल्कुल करता है। डाइएसाइल ग्लिसरॉल, यही इसका मेन फंक्शन था। ओके, नाउ आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट कैल्शियम चैनल को खोलता है। देखिए, रिलीज ऑफ कैल्शियम चैनल फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर पार्ट, ये देखिए कैल्शियम यहाँ पे स्टोर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर है। उनको आउट करने का काम कौन करता है? IP3 करता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन जो है इसमें मैच नहीं कर रहे हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल किया गया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एंडोस्पर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एंडोस्पर्म जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट, अगर आपने पढ़ा हो प्लांट में मेल फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है ना, डबल फर्टिलाइजेशन एक इवेंट होती है प्लांट में, डबल फर्टिलाइजेशन की एक इवेंट होती है। उस डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट के थ्रू फाइनली हमारा एंडोस्पर्म बनता है, और उस एंडोस्पर्म के बारे में पूछा गया है। एंडोस्पर्म किसी भी प्लांट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ओके, तो इतनी जानकारी आई थिंक इनफ है। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं क्या पूछा गया है। ओके, स्टेटमेंट देखते हैं क्या पूछा गया है कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, तो एंडोस्पर्म के बनने की प्रोसेस जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह से दिखता है। फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है, इसी को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। जहाँ पे एक तरफ से होता है वो एंटीपोडल्स होते हैं, एक तरफ से होते हैं यहाँ पे एंटीपोडल्स होते हैं 3। इसी के अपोजिट साइड में सिनर्जिड्स होते हैं, और ये सिनर्जिड्स जो होते हैं एक सेल का काम करते हैं, और यहाँ पे बीच में 2 सेंट्रली लोकेटेड पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो एक फीमेल गैमेटोफाइट या एक का स्ट्रक्चर है। ओके, एंटीपोडल सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सिनर्जिड्स और पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कुछ देखें तो कुछ ऐसे होता है, कुछ यू शेप में होते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, यही चीज आपको दिखाई देगी कुछ ऐसा। ये पूरा का यही वाला स्ट्रक्चर है जिसको हमने यहाँ पे एलाबोरेट किया है। ये ओव्यूल जो है ना, ये पूरा का पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल है। ओव्यूल इज द फीमेल, जिस तरह से मेल में एंथर होते हैं इसी तरह से ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट में होते हैं। ओके, तो ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट में इसका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। क्लियर, ये बातें क्लियर हो कि ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया, क्या है ये। नाउ आगे की बात देखते हैं, हमें क्या समझना है इससे, है ना। जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तब तक आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे, आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पे लिखा गया एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक 1 स्पर्म सेल्स बाय 1 स्पर्म सेल न्यूक्लियस, ओके, which generate a triploid structure, whereas the diploid 2N या 2C embryo originate from the fertilization of the egg cell by the second sperm cell nucleus। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई का जब आपस में फर्टिलाइजेशन होगा इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो बाय 1 स्पर्म सेल, मतलब यहाँ पे एक स्पर्म सेल्स आएगा। जब ये एक स्पर्म सेल्स ओके और 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे तब ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। तब क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म बोलेंगे। ठीक है, उसी को हम एंडोस्पर्म बोलेंगे। क्लियर, तो हालांकि चलिए देखते हैं फ्रॉम दी, अब हमारे ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे 2 फीमेल न्यूक्लियस है और एक मेल न्यूक्लियस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फ्रॉम द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ द 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, बिल्कुल 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन से ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं और ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये भी हैप्लॉइड है। तो फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, बिल्कुल सही। 1 फ्रॉम द मेल गैमेटोफाइट एंड 2 फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही, करेक्ट स्टेटमेंट है। एक मेल गैमेटोफाइट से आ रहा है, दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट से आ रहा है। नेक्स्ट क्या दिखा है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट भी कंफर्म कर लेते हैं। फ्रॉम द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ द 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इतनी बात सही है, 3 से आ रहा है। 2 फ्रॉम द मेल गैमेटोफाइट एंड 1 फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट, उल्टा दिया है, जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है, नहीं होगा। फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द 2 डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, नहीं डिप्लॉइड से तो हो ही नहीं रहा है। बाय फिनोमिनन कॉल्ड एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस कुछ अलग प्रोसेस है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनकरेक्ट बताना है हमें, इनकरेक्ट पूछा गया है हैप्लॉइड प्लांट के बारे में।
हैप्लॉइड प्रोडक्शन के बारे में। अगेन प्लांट टिश्यू कल्चर का सिग्निफिकेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन इससे पहले जो था वो एंथर कल्चर से था, यहाँ पे अगेन हैप्लॉइड के बारे में पूछा गया है। पिछली बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अभी प्रीवियस में हमने वो हाइब्रिड्स के बारे में देखा था, साइटोप्लाज्मिक ओके हाइब्रिड्स। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से हैप्लॉइड का। तो क्या पूछा जा रहा है कि हैप्लॉइड्स आप कैसे बना सकते हो। तो हैप्लॉइड्स प्लांट्स बनाने के लिए आपको पता है कि n क्रोमोसोम होने चाहिए, है ना। 2n नहीं, हमें n चाहिए, डॉटर सेल में n चाहिए। तो n वो कैसे मिलेगा, अनफर्टिलाइज एग रहेगा तब मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा अनफर्टिलाइज एग से, क्योंकि अनफर्टिलाइज एग यानी कि यहाँ पे n होगा क्रोमोसोम, सही है बिल्कुल, फीमेल गैमीट से। फ्रॉम द न्यूक्लियर सेल्स, न्यूक्लियर टिश्यू जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, न्यूक्लियर टिश्यू जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, तो इससे नहीं मिलेगा, डेफिनेटली इससे नहीं मिलेगा। फ्रॉम आइसोलेटेड पोलन कल्चर, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, डेफिनेटली इनसे भी मिल जाएगा। नाउ बाय डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सेलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स, साफ बात है इससे भी मिल जाएगा। ओके डिस्टेंसली हाइब्रिडाइजेशन जब होगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्या होती है ये प्रोसेस। ओके तो हमें इनकरेक्ट बताना था कि किससे हैप्लॉइड्स नहीं बनते, तो न्यूक्लियर सेल से नहीं बनते। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब और क्या इससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है जो हमें जाननी चाहिए। इन विट्रो मेथड, इन विट्रो मेथड मतलब कि आउटसाइड ऑफ द नेचुरल कंडीशन या तो फिर आर्टिफिशियल बोल लो। इन विट्रो का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल। इन विट्रो का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल। इन विवो का मतलब होता है नेचुरल। तो जब आप आर्टिफिशियली किसी प्लांट को ग्रो कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन विट्रो कल्चर। तो इन विट्रो मेथड से आप अगर आपको हैप्लॉइड बनाने हैं, ये हैप्लॉइड प्रोडक्शन के मेथड है। पहला है एंथर कल्चर, दूसरा ओव्यूल कल्चर। आप एंथर से भी, चूंकि एंथर्स हैप्लॉइड होते हैं तो आप उनसे भी एंथर्स बना सकते हैं ना। दूसरा ओव्यूल से भी आप हैप्लॉइड्स बना सकते हैं। इस प्रोसेस को एंथर से बनाएंगे तो हम उसको एंड्रोजेनेसिस बोलेंगे, और ओव्यूल से बनाएंगे तो उसे हम गायनोजेनेसिस बोलेंगे। ओके नाउ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स प्लांट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स, डेफिनेटली माइक्रोस्पोर्स से मिलेंगे। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं। एंथर कल्चर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड रिपोर्टेड इन द अबाउट 250 स्पीसीज, 250 स्पीसीज में अभी तक ऐसा किया जा चुका है, हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, ग्रामिनेसी, रैनकुलेसी इज द मोस्ट कॉमन। सोलेनेसी यानी पोटैटो फैमिली, क्रूसीफेरी यानी कि ब्रेसिका सरसों की फैमिली, ग्रामिनेसी यानी पोएसी फैमिली, रैनकुलेसी यानी रैनकुलस। ओके तो ये सारे कुछ फैमिली हैं जिसमें एंथर कल्चर बहुत ही वाइडली यूज किया जा चुका है। और ओव्यूल कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग सेल, है ना। जब एग सेल अनफर्टिलाइज है तो उसको भी आप यूटिलाइज करके बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। You